हेलो फ्रेंड्स, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक के इस क्लास में मैं अनुराग पांडे क्लासेस की तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में थ्योरी जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सिस पर, उसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट था जहां पर कि हम उस डाइपोल के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कर रहे थे, उसे हम एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आज का हमारा वो होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल at a point on the perpendicular bisector of an electric dipole. Perpendicular bisector पे perpendicular bisector क्या होता है? जो किसी भी लाइन को मिड पॉइंट पर किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करता है, किसी भी लाइन पर। सपोज दैट कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब वही दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक तरफ माइनस क्यू रहेगा, एक तरफ प्लस क्यू रहेगा और बीच की डिस्टेंस को हम 2l से रिप्रेजेंट करेंगे। हम इसको मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन जो इस पर परपेंडिकुलर है, तो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है मतलब बाइसेक्ट कर रही है, और परपेंडिकुलर है मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन पर, इस परपेंडिकुलर लाइन पर कहीं भी r दूरी पर, r डिस्टेंस पर हम इन दोनों चार्ज के कारण माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करेंगे। डेफिनेटली देखिए यहाँ पर एक ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है, और मिड पॉइंट ओ से r दूरी पर, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू चार्ज के कारण लगेगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस क्यू चार्ज के कारण लगेगी। इन दोनों के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उसका रिजल्टेंट कितना आएगा वो हमें डिटरमाइन करना है। ठीक, इस पोजीशन को हम ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। वो जो इसके पहले पढ़ा था एक्सियल पॉइंट पर वो एंड ऑन पोजीशन कहलाती थी, इसे हम ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो एक चीज अब मैं कुछ चीजें सबसे पहले क्लियर करूं। जब भी किसी लाइन का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूंगा तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कोई भी पॉइंट दोनों सिरों से, दोनों एंड से बराबर दूरी पर होगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग 8th क्लास में पढ़ते थे। एक्चुअल में वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर एक पॉइंट इन दोनों एंड से, वी कैन प्रूव इट आल्सो, बट वैसे अगर हम देखें, देखिए ये टोटल ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 2l। ओ क्या है? मिड पॉइंट, तो ये कितना हुआ? l, और ये कितना हुआ? l, राइट। ओके, मैंने कहा ये डिस्टेंस कितनी है? r। अब ये l है और ये r है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ देखो तो ये l है और ये r है, तो ये कितना होगा? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये दोनों ही डिस्टेंसेस क्या होंगी? बराबर। मतलब p पॉइंट जो है वो a से और b से बराबर डिस्टेंस पर होगा, मींस AP is equals to BP। क्लियर? अब देखिए एक बात तो पता चल गई कि माइनस क्यू चार्ज से P की डिस्टेंस जितनी है उतनी ही प्लस क्यू चार्ज से भी P की डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम हो गई दोनों की। ओके, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर, Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, डिस्टेंस तो सेम हो गई, क्लियर? डिस्टेंस
ये AP और BP दोनों बराबर, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो चार्ज और दूसरी डिस्टेंस। चार्ज भी सेम है, देखिए ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आर इक्वल, दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। ठीक, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। जब डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पावर होगी वो सेम, राइट? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर। सो ये भी q बाय, अगर मैं इस डिस्टेंस को x ले लूं तो q बाय x स्क्वायर और ये भी q बाय x स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट आशा करता हूं आपको क्लियर होगा। मतलब मॉड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए यहां पर इतनी समझ में आ गई बात। अभी मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने सबसे पहले डेफिनेशन जैसे ही आपको बताई थी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आपको किसी पॉइंट पे पता करनी हो तो क्या होती है डेफिनेशन, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले हमें वहां पर क्या प्लेस करना पड़ेगा, +1 चार्ज। ओके, रख दिया हमने। अब ये -q वाला जो चार्ज है इस +1 को अपनी ओर किस तरह क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव को अपनी ओर क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट A किस ओर होगी, इस ओर होगी, दैट इज EA। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट सिमिलरली अगर मैं B के कारण बात करूं तो B के कारण बात करूं तो B जो है +q है बच्चों और यहां पर क्या है +1, राइट? तो ये +q चार्ज इस +1 चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब B के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर इस तरह से, और A के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरफ होगी, अंदर की ओर। तो ये क्या हो गई BEB और ये क्या हो गया EA। ये बात समझ में आई बच्चों, क्लियर? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट A ये हो गई और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट B ये हो गई, ये EA हो गई और ये EB हो गई। एक बार EA और EB इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है बच्चों, सेम, दैट इज x। सो q बाय x स्क्वायर, राइट? ओके, सो q बाय x स्क्वायर हो गया। सो मॉडुलस EA इज इक्वल्स टू EB, मॉड ऑफ EA बराबर मॉड ऑफ EB। हमने इसको लेट अस सपोज E डैश लिया, ये क्लियर है? अब एक बात, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो बी इक्वल, राइट? इक्वल साइड्स जो हैं उनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इफ दिस वन इज थीटा देन दिस वन आल्सो बी थीटा। ये क्लियर हो गया? अब आप इसको थोड़ा सा बनते हुए देखिए। अभी मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर किया, आप इसे पहले थोड़ा सा बनते हुए देखिए। ठीक, ये हमने यहाँ पर +1 चार्ज अज्यूम किया जहाँ पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी। अब ये -q चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो आप देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A, ठीक है, टुवर्ड्स A, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। ये +q चार्ज जो है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो EB, ये EB हो गया बच्चों, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। यहाँ पर हमने एक लाइन पैरेलल टू AB खींच दी, ठीक? इसके खींचने से क्या फायदा होगा, देखिए, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल आल्सो बी थीटा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पैरेलल साइड्स हैं ये तो, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर। तो
तो इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल आल्सो बी थीटा। ओके, चलिए देखते हैं। ये थीटा, अच्छा इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल आल्सो बी थीटा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल हैं सेम साइड, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो बी इक्वल। तो ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, और ये दोनों ही क्या है थीटा, तो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। अब आप इसको ध्यान से समझिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये थीटा वाली डायरेक्शन है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का थीटा वाली डायरेक्शन में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़ा था। जिस डायरेक्शन में थीटा लगा होता है उस तरफ उसका कंपोनेंट कौन सा वर्क करता है, cos थीटा। तो EA का थीटा वाली डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो EA cos थीटा होगा, राइट। और इसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड यहां EA sin थीटा, थीटा वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट cos और उसके वर्टिकल sin, राइट। इसी प्रकार ये EB है और ये थीटा है, तो इस वेक्टर का थीटा वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, EB cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर किधर जाएगा, ऊपर, दैट इज EB sin थीटा। हम देखते हैं इसको आगे, ये देखिए, ये EA के कंपोनेंट्स थीटा वाली डायरेक्शन में ये cos और नीचे की ओर वर्टिकल EA sin। अब EB के देख लीजिए, थीटा वाली डायरेक्शन में EB cos थीटा और ऊपर की ओर वर्टिकल जाएगा इसका EB sin थीटा। बिल्कुल आराम से इत्मीनान से देखिए, ठीक ना। मॉडल हमने देखा कि EA का मॉडुलस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A वैल्यू इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, इसको हमने E डैश मान लिया। अब आप इसे ध्यान से समझिए, मींस ये क्या हो गया, E डैश sin थीटा, ये sin थीटा, A की जगह E डैश लिखते हैं, E डैश sin थीटा, और ये भी क्या है, E डैश sin थीटा। तो ये जो sin थीटा का कंपोनेंट एक नीचे है और जितना कंपोनेंट नीचे है उतना ही कंपोनेंट ऊपर भी है। EA और EB की वैल्यू क्या है, सेम है, हमने क्या ली, एज्यूम कर ली E डैश। तो ये नीचे की ओर E डैश sin थीटा और ऊपर की ओर E डैश sin थीटा। तो जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे एक ही पॉइंट पर, तो उसका नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। सो दे विल कैंसिल ईच अदर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अब P पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी, केवल ये वाली, EA cos थीटा एंड EB cos थीटा। EA मतलब E डैश, तो E डैश cos थीटा इसके कारण, और EB की जगह में E डैश आ जाएगा, दैट इज E डैश cos थीटा इसी के। तो यहाँ पर दो E डैश cos थीटा बचेगी, कैसे देखते हैं, लेट्स यहाँ पर देखिए, EA sin थीटा एंड EB sin थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट। अभी कैसे मैंने बताया, EA और EB क्या है, इक्वल है, उनको हमने E डैश मान लिया, तो ये भी E डैश sin थीटा हो गया, ये भी E डैश sin थीटा हो गया। ये वाला E डैश sin थीटा नीचे की ओर लग रहा है, वो वाला E डैश sin थीटा ऊपर की ओर लग रहा है, तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दे कैंसिल ईच अदर, राइट। हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। अब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ हमारे पास एक ही बची, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, और दोनों सेम डायरेक्शन में। सी आप देखिए यहाँ पर ये वाला हिस्सा हमारे पास बचा, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा सेम डायरेक्शन में, इसलिए क्या कर दिया उन्हें, ऐड कर दिया हमने, राइट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या हो गई, E is equals to EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। EA और EB दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, E डैश, so that is E dash cos theta plus E dash cos theta, that is 2E dash cos theta, ठीक। अच्छा, EA या EB दोनों की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अगर मीडियम के है तो K, और Q ऑन डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। डिस्टेंस आप क्लियरली यहां देख सकते हैं बच्चों, चाहे आप A के कारण देखें चाहे B के कारण देखें, डिस्टेंस क्या है बच्चों, AB, राइट। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, AP का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज
अंडर रूट दैट इज r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सो EA चाहे EB आप दोनों में से कुछ भी निकालिए, क्या आएगा 1/4πε0 q अपॉन डिस्टेंस दैट इज डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। AP का स्क्वायर हो चाहे BP का स्क्वायर हो, दोनों ही परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आएंगे। ओके, तो इस तरह से आप देखें यहाँ पर E बराबर 2 E डैश की वैल्यू कितनी आ गई 1/4πε0 के q अपॉन डिस्टेंस कितनी थी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और उसका स्क्वायर। ठीक है, AP का स्क्वायर या BP का स्क्वायर। AP या BP दोनों ही क्या है हाइपोटेन्यूज है दैट इज अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और उसका स्क्वायर इनटू cos थीटा इनटू cos थीटा 2e डैश cos थीटा। ये तो e2 हो गया, ये e डैश हो गया और ये cos थीटा। cos थीटा भी आप देखें अगर इस ट्रायंगल में, ये देखिए बिल्कुल इत्मीनान से देखिए किसी भी ट्रायंगल में देखिए cos थीटा इज इक्वल्स टू, अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूं दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बच्चों l और हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई l अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। बिल्कुल आराम से देखो इस ट्रायंगल में देखिए ये थीटा है, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस दैट इज l अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी l अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, अब यहाँ पर हम देखें q इंटू 2l, ये क्या था डाइपोल मोमेंट। q इंटू 2l दैट इज डाइपोल मोमेंट, राइट? तो इस q इंटू 2l की जगह हम क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं बच्चों। तो क्या बचा E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 के और ये q इंटू 2l की जगह क्या आ गया p। अच्छा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, क्या बचेगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1 रूट हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा केवल r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और ये क्या है रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहाँ क्या बचा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यहाँ क्या बचा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। तो ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बचा मतलब उसकी पावर 1 और यहाँ क्या बचा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2। 1 plus 1/2 that is 3/2. So your answer is E is equals to 1/4πε0 k p upon r square plus l square की पावर 1 plus 1/2 that is 3/2. ठीक है, ये स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो क्या बचेगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बचेगा मतलब उसकी पावर 1 और यहाँ रूट हटाओगे तो क्या लिखोगे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2। तो 1 plus 1/2 that is 3/2. So this is the expression for electric field in Brodmann condition. Okay, इसी में अगर हम फिर से केस लें बच्चों, ये देखिए ये जो L डिस्टेंस है ये तो बहुत छोटी होती है। हमने बोला ना कि डाइपोल जो होता है उसके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो बहुत छोटी होती है, तो L बहुत छोटा होगा और R तो कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो फिर वही कि अगर R जो है वो L के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा हो then we can neglect L as compared to R. तो देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए E बराबर हमारा था 1/4πε0 k और P अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। अब R अगर बहुत बड़ा है तो we can neglect this l स्क्वायर as compared to r स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचेगा r स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ l स्क्वायर हटा दीजिए तो क्या बचेगा r स्क्वायर की पावर 3/2। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा r क्यूब बचेगा। क्लियर? ये देखिए r स्क्वायर की पावर 3/2 तो ये 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल तो क्या बचा 1/4πε0 के p अपॉन r क्यूब। इसके पहले वाले केस में क्या था 2p अपॉन r क्यूब आया था एक्सेस पॉइंट पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट पे कितना आया p अपॉन r। क्लियर है बच्चों? ठीक,
अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम इस पे बेस्ड। एक क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट पे हम देखेंगे अभी। यहां पर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी हर एक साइड स्मॉल a है। तीनों वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है। यहां पर -q चार्ज है, यहां पर भी -q चार्ज है और यहां पर 2q चार्ज है। ओके, हमसे पूछा गया है फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम का, ये जो ट्रायंगुलर सिस्टम है जिसके तीन वर्टेक्स पे अलग अलग चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ पर -q, यहाँ पर -q और यहाँ पर 2q चार्ज रखा हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है हैविंग ईच साइड स्मॉल a और आपसे पूछा है व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ओके, अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर डाइपोल तो आपको दिख ही नहीं रहा है। डाइपोल क्या होता है? जब दो चार्ज हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, मतलब एक पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो, ऐसे दो चार्ज अगर एक दूसरे से बहुत छोटी दूरी पर रखे हुए होते हैं तो हम उस सिस्टम को क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। पर यहाँ पर तो इक्वल चार्जेस है ही नहीं, ये -q है, ये भी -q है, तो इस लाइन पर भी कोई डाइपोल नहीं बनता। ये -q है, ये 2q है, तो यहाँ पर भी डाइपोल नहीं बनता क्योंकि इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ये q होता तो ये एक डाइपोल हो जाता, अगर ये q होता तो ये एक डाइपोल हो जाता। बस ये जो मैंने बात बोली कि अगर ये q होता तो ये एक डाइपोल हो जाता और अगर ये q होता तो ये एक डाइपोल हो जाता। अगर मैं इस कॉर्नर को थोड़ा सा मिटा दूं, हल्का सा एक पॉइंट बराबर ये मैंने मिटा दिया है और अब इस 2q चार्ज में से एक q को इस यहाँ रख दूं और एक q को यहाँ रख दूं। Is that clear? Then this will become a dipole and this will become a dipole. Is that clear? तो यहाँ पर हमको इस तरह से भी कई बार सोचना होगा। ये देखिए ये यहाँ पर हमने उस ट्राइंगल में एक छोटा सा छेद कर दिया और उसी 2q चार्ज को एक इस कॉर्नर पे रख दिया, एक इस कॉर्नर पे रख दिया। अब ये लाइन एक डाइपोल बना रही है, ये लाइन एक डाइपोल बना रही है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और मैंने बताया था इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये -q से +q की ओर ये एक डाइपोल मोमेंट आएगा और -q से +q की ओर ये दूसरा डाइपोल मोमेंट आएगा। ये दोनों की वैल्यू सेम होगी। रीजन क्योंकि इस डाइपोल का चार्ज भी q है और डिस्टेंस क्या है a, और इस डाइपोल का चार्ज कितना है q और डिस्टेंस कितनी है a। तो एक्चुअल में जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज प्लस और माइनस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डाइपोल की जो लेंथ होती है वो q इनटू 2l, हमने वहां पर 2l से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है बच्चों? a है। क्लियर? तो ये वाला डाइपोल मोमेंट अगर निकालूं तो ये भी कितना होगा? q इनटू a और ये वाला डाइपोल मोमेंट अगर मैं निकालूं तो ये भी कितना होगा बच्चों? q इनटू a। तो ये दोनों ही वैल्यूज बराबर हैं, एक ये p और ये एक p। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये एंगल 60 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। अब दो वेक्टर्स p और p एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल पर अप्लाइड हो रहे हैं। हमारे पास फार्मूला होता है रिजल्टेंट वेक्टर का √p² + q² + 2pq cos थीटा, राइट? तो यहाँ पर √p² + q की जगह पे हमारे पास क्या है? p, तो p² + 2pq की जगह फिर से p और cos थीटा कितना है बच्चों? 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/2। तो ये p² + p² कितना हो गया? 2p² + 2p × p क्या हो गया? p², तो 2p² और cos 60 की जगह हमने क्या रख दिया? 1/2। ये 2 और ये 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बचा? 2p² + p² दैट इज
3p²। 3p² में से p² जो है वो तो रूट के बाहर आ गया और 3 जो है वो रूट के अंदर रह गया। सो नेट डाइपोल मोमेंट एट ऑफ द सिस्टम विल बी p√3। p की वैल्यू q into a। p क्या है, मान लो ये p, इसको इसके लिए निकाल लो तो चार्ज कितना है q और डिस्टेंस कितनी है a। सो योर आंसर इज q into a into √3। दिस इज द डाइपोल नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। क्लियर? और डायरेक्शन कहाँ होगी, यहाँ इस तरफ, इन दोनों के बीच में कहीं। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है q sin थीटा अपॉन p plus q cos थीटा। तो बाय that formula you can determine the direction of resultant dipole moment of the system. So in this way you can calculate. Okay, now next आगे बढ़ते हैं हम। Torque on an electric dipole when placed in an electric field। अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता है आप थोड़ा समझिए। लेट अस सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है बेटा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। याद है हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ी थी, तो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे ऐड होती है, राइट। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्लियर है बच्चों? अब आप इस बात को समझिए कि अगर मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, राइट। मतलब इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट है और इस तरफ जो है वो नेगेटिव चार्ज है। ओके ओके। अगर हम कुछ ऐसा करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ राइट, इस तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, तो लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी जा रही है बच्चों, इस तरह से जा रही है। ओके, अब मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है। सपोज करिए ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल ना, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने रख दिया, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक तरफ प्लस क्यू रखा होगा और दूसरी तरफ माइनस। इज दैट क्लियर? तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये प्लस क्यू रखा हुआ है और ये माइनस क्यू, इसको हमने ऐसे थीटा एंगल पे रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, ऐसी, उससे हमने थीटा एंगल पे इसको रख दिया। अब देखिए इस तरफ क्या था, प्लस, वो इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा और इस माइनस चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो एक फोर्स इस पे इस तरफ लगेगा और एक इसको नीचे वाले हिस्से को ऐसे खींचेगा, तो ये कैसा घूमने लगेगा, ऐसे। क्लियर? तो जब भी किसी बॉडी पर दो फोर्स लगते हैं जिनके लाइन ऑफ एक्शन एक जैसे नहीं होते, तब उन दोनों फोर्स के इफेक्ट से वो बॉडी रोटेट होने लगती है और उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर हम उस टॉर्क को डिटरमाइन करेंगे जो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगेगा जबकि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर और क्लियर करता हूँ। ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, और ये हमने एक डाइपोल रख दिया। क्लियर? डाइपोल में अगर हम बात करें, ये माइनस क्यू चार्ज और ये यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। मतलब ये कहाँ से निकल रही है, इस तरफ क्या होगी, पॉजिटिव प्लेट होगी और इस तरफ क्या होगी, नेगेटिव प्लेट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और एंड कहाँ पर होती है, नेगेटिव चार्ज पर।
तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ऐसा है तो इस तरफ कोई पॉजिटिव फील्ड होगी, कोई पॉजिटिव प्लेट होगी, और इस तरफ क्या होगी, कोई नेगेटिव प्लेट होगी। ओके राइट। अब अगर इस तरफ पॉजिटिव प्लेट है तो वो इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और इस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अगर ये इस पर एक ऐसा फोर्स और एक ऐसा फोर्स लगाया जाए, बिल्कुल लाइक दिस, देखिए ये हमारा डाइपोल है, ये इस तरफ धक्का हो रहा है और ये इस तरफ धक्का लग रहा है, तो ये कैसा घूमने लगेगा, यस ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये आगे की ओर बढ़ेगा और ये पीछे की ओर बढ़ेगा, ठीक। तो ये इस फोर्स, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के इफेक्ट से ये डाइपोल हमारा क्या होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा, ठीक। और इस इफेक्ट को, इस फोर्स के इफेक्ट को, इलेक्ट्रिक फोर्स के इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे। ओके ठीक है ना। वो कपल ऑफ फोर्स जिसके कारण कोई बॉडी रोटेट करने लगे उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। क्लियर। मैथमेटिकली उसका फॉर्मूला फिर अलग होता है, ठीक। ओके, तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। यहां देखिए, ये किसी थीटा एंगल पे हमने रखा है इसको। ये देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, मतलब इस तरफ कोई पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है और इस तरफ कोई नेगेटिव प्लेट है, ऐसा आपने एज्यूम कर लिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब देखिए, अगर ऐसा है तो फोर्स लगेगा और E बराबर क्या होता है, F/Q। अब हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। हम इस फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, इस पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। दैट इज F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज। Force per unit charge is known as electric field. So E is equals to F/Q. If we want to determine F, तो F is equals to Q into, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है Q into E, यहाँ पर फोर्स लग रहा है Q into E। This Q into E। अब ये देखिए, हमने ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया, ठीक। अगर हम इस पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन माने तो ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। मान लीजिए इस पॉइंट से हम निकाले तो एक्चुअल में टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। ओके, तो देखिए, अगर ये इस तरह से घूम रहा है, ये जो अपना डाइपोल है वो कैसा घूम रहा है बच्चों, ऐसा आ रहा है ना, ऐसा। तो ये अगर नीचे आ रहा है, हमने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, तो ये फोर्स हो गया, और इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी होगी, ये होगी। क्लियर है। तो ये फोर्स तो हमारे पास आ गया कितना, QE। अब हमें क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इफ दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल आल्सो बी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये लेंथ कितनी है बच्चों, 2l, ठीक। तो अब हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास एंगल है कितना, थीटा, हाइपोटेन्यूज है कितना, 2l, और परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन होता है बच्चों, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहाँ पर हम sin थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखिए, ये 2l डिस्टेंस, ये B और C, A और B और C, ठीक। ये हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम sin थीटा निकाल लेंगे। ये देखिए, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स दैट इज QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज DC। ओके, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगी, sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर DC अपॉन हाइपोटेन्यूज 2l। इज दैट क्लियर? ओके,
sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर DC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 2l। सो DC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 2l sin थीटा। टॉर्क क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज QE इनटू DC। तो QE इनटू DC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2l sin थीटा। दिस वन इज टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यस, ये DC is equals to 2l sin theta, ये हमने DC की जगह रख दी है, तो QE into 2l sin theta। We know that dipole moment P is equals to Q into 2l। ओके, तो ये रहा हमारा Q और ये रहा हमारा 2l, ये हमारा Q और ये 2l। ओके, तो Q into 2l इसकी जगह हमने क्या रख दिया दिस Q, ये रहा Q और ये 2l। सो Q into 2l इसकी जगह हमने क्या रख दिया P, और ये P तो वैसे का वैसे और ये sin theta। We know that dipole moment is a vector quantity, electric field also be a vector quantity, so torque is equals to PE sin theta। ठीक है, and this is vector product of two vectors। हम लोगों ने पढ़ा है A क्रॉस B is equals to A B sin theta। सो हम यहाँ लिख सकते हैं टॉर्क is equals to P क्रॉस E। आशा करता हूँ ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, ओके।